और दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया है। मूर्ति तोड़ने पर राजपूत समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। औरंगजेब की कब्र तोड़ने निकले थे और बचा नहीं पाए राष्ट्रवीर प्रातस्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा को। कहां? दिल्ली में। किस जगह? कश्मीरी गेट पर, जो हमारी पूर्णतः सुरक्षित दिल्ली है। उस दिल्ली में आप भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्श वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा को नहीं बचा पाए और आप बात कर रहे हैं कि औरंगाबाद में जाकर हम औरंगजेब की कब्र को खोद देंगे। पहले अपनी इज्जत बचा लीजिए। अब किस पर दोष देंगे? दिल्ली की प्रशासन व्यवस्था, सुरक्षा किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में, दिल्ली पुलिस के हाथ में। और दिल्ली पुलिस का खौफ अपराधियों पर बिल्कुल नहीं है, या फिर दिल्ली पुलिस अपराधियों के साथ मिली हुई है। यह बात हमको विचार करना चाहिए। क्या दिल्ली पुलिस इतनी नकारा है कि इस तरह के राष्ट्रीय प्रतीकों का सुरक्षा नहीं कर पाए, या फिर देश का जो प्रशासन है, जो शासन है, वो इनके प्रति उपेक्षा का भाव रखता है? आओ हम बात करते हैं कि यह कश्मीरी गेट बस अड्डे का नाम महाराणा प्रताप अंतरराज्यीय बस अड्डा है। और इस महाराणा प्रताप बस अड्डे पर इन्हीं प्रातस्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की विशाल यह प्रतिमा मुख्य जगह पर हुआ करती थी। मेट्रो आने के बाद और उस नवीनीकरण के लिए, रास्ते के लिए, इस देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा को कुदसिया पार्क में साइड में रख दिया गया, यह कहकर कि समय आने पर वो काम पूरा हो जाएगा, तब इसे फिर लगाया जाएगा। वो काम पूरा हो गया, लेकिन राष्ट्रवीर महाराणा प्रताप की वह प्रतिमा अपने उचित स्थान पर नहीं रखी गई। इतना ही नहीं, पिछली बार जो सरकार थी जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी थे, उन्होंने महाराणा प्रताप बस अड्डे पर एक प्रतिमा लगाने के लिए इसी प्रतिमा को मांगा था। तब एमसीडी में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, एमसीडी बीजेपी की थी, और उसने यह कहकर कि एमसीडी की प्रॉपर्टी है, देने से मना कर दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी की ही एमसीडी बन गई, लेकिन उसके बाद उन्हें भी इस बात की फुर्सत नहीं मिली, इस बात के लिए उनके अंदर भी श्रद्धा का भाव नहीं आया कि अब एमसीडी हमारे ही पास है और इस विशालकाय अश्वारूढ़ प्रतिमा को सही स्थान दिया जाए। और यह प्रतिमा वहीं कुदसिया पार्क में पड़ी रही, जैसे अब पड़ी हुई है। और उसका ही परिणाम है कि जब पूरे देश में छावा फिल्म के बाद औरंगजेब की कब्र खोदी जाए, अकबर का नाम मिटाया जाए, मुगलों शासकों का जितने रास्ते हैं उनको हटाया जाए, उससे पहले यह प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुई। बायां हाथ राणा जी का हटा दिया, प्रतिमा का भाला निकाल दिया, और दोनों तलवारों का पीछे से तोड़ दी गई, उनको खंडित किया गया। यह कुत्सित मान्यता किसकी हो सकती है? इस पर हमें विचार करना चाहिए। दो हो सकते हैं। एक तो जो जैसा बता रहे हैं और जैसा लग रहा है कि साहब ये औरंगजेब के भक्त, औरंगजेब की नाजायज औलाद, औरंगजेब के पूजने वाले, अकबर के पूजने वाले, मुगलों को अपना बाप बोलने वाले लोग हो सकते हैं। एक बात तो ये संभावना बनती है, लेकिन इसके पर्दे के पीछे एक दूसरी बात और भी हो सकती है, और वो ये हो सकती है कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा को यदि खंडित किया जाएगा तो हिंदू और मुस्लिम, क्षत्रिय और मुस्लिम, एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा, और इस झगड़े में बेनिफिशियरी लोगों को लिए, लाभान्वित लोगों को इस झगड़े की आग में हाथ सेकने का अवसर मिलेगा। यह बात भी बंधुओं हो सकती है। अब इसका पता कैसे लगे? इसका पता लग सकता है जब उन नीच कुकर्मा लोगों की पहचान हो और उनके सोटे पड़े, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चले, तब वो बताएंगे कि उन्होंने किस मंशा से यह काम किया था। लेकिन यह कौन करेगा? सत्ता में कौन है? सत्ता में इस समय भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में है, और भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली राज्य की सरकार में है, सत्ता में है। इसके बावजूद दुख की बात यह भी है कि इस प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ होने के बाद देश का जो बिकाऊ मीडिया है उसने इस खबर को कोई स्थान नहीं दिया। कहीं भी, किसी भी नेशनल न्यूज में किसी जगह इसकी सूचना नहीं है। क्या ये खबरी केवल मात्र इस बात को जानने के लिए ही लगे रहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया, कौन सा राजनेता क्या कर रहा है? क्या इस तरह की सूचनाएं
इनकी खबर में स्थान नहीं ले पाती। ये इस देश के लोगों की मानसिकता है। तो आज हमें यह भी विचार करना होगा कि हमने आखिर किन निकृष्ट श्रेणी के नागरिकों के लिए बलिदान दिया था। इन लोगों के अंदर कितनी हमारे प्रति भावना है, श्रद्धा है, इसको देखना पड़ेगा। लगातार राजा मानसिंह को और महाराजा जयचंद जी को जो टारगेट करते थे, वो ये कहकर टारगेट करते थे कि इन्होंने मुगलों के साथ समझौता किया हुआ था। अब राणा प्रताप की इस प्रतिमा को भंग करना और उस पर चुप्पी साधना, यह किस बात की है? राणा प्रताप जी ने तो कभी समझौता नहीं किया। राणा प्रताप जी तो कभी किसी दिल्ली दरबार में भी नहीं गए। राणा प्रताप जी तो किसी के मनसबदार भी नहीं थे। फिर आप राणा प्रताप जी की प्रतिमा के साथ ये जो कुत्सित भावना हुई, इसके बाद जो असंवेदनशीलता मीडिया ने दिखाई है, राजनेताओं ने दिखाई है, और वो कहां है वो हिंदू 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 चिल्लाने वाले लोग, उन्होंने दिखाई है। ये इस बात का सबूत है कि इस देश के लोग आज जिन लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी घोड़े पर बिता दी और जिनकी माता और बहनों ने जौहर की जलती आग में स्नान किया, उनके प्रति कोई श्रद्धा का भाव नहीं रखती है। यह बात हमको विचार कर लेना चाहिए, यह मान लेना चाहिए। तो हमें यह भी विचार करना चाहिए कि प्रजा राजा के लिए पुत्र जैसी होती है, लेकिन पुत्र यदि गलत रास्ते पे जाए तो पिता का धर्म होता है कि उसको सही रास्ते पर लाने का। हां, मैं यही बात कर रहा हूं। यदि आप ये मानते हैं कि आप इस राष्ट्र के वरिष्ठतम नागरिक हैं, आप शक्ति के ज्येष्ठ पुत्र हैं, यदि आप ये मानते हैं कि आप स्वतंत्रता सेनानियों के अग्रणी हैं, यदि आप ये मानते हैं कि आप राणा प्रताप के अनुयायी हैं, तो फिर यह भी जरूरी है कि इस देश के जो एहसान फरामोश लोग हैं, जो उन्हें भूलते जा रहे हैं और भूलते नहीं उनका अपमान करते जा रहे हैं, इनको सबक सिखाया जाए। और इनको सबक सिखाने के लिए शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। आज की जरूरत सबसे बड़ी यह है कि सत्ता के ऊपर जो लोग बैठे हैं, इनको सही ढंग से सही समय पर इलाज हो तो निश्चित रूप से इनकी आंख खुलेंगी, तो ये काम होगा। और ये सब तरीके शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकते हैं, लेकिन शांति की भी एक सीमा होती है, धैर्य की भी एक सीमा होती है। राणा प्रताप जी की प्रतिमा के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है, उसके बाद मेरे पास धैर्य या धीरज जैसे शब्द नहीं है। मैं नहीं कह सकता किसी से कि धैर्य रखो और धीरज रखो। हां, हो सकता है ये प्रतिमा कुत्सित मानसिकता वालों ने तोड़ी हो, लेकिन जब इसका पता लगने के बाद मीडिया ने, सरकार ने और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, इसकी भी जानकारी देना जरूरी है। वाह, वहां केसरिया कपड़े में ढक दिया है उनको। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप अब सुरक्षा में लगे हैं, वहां पुलिस वाले घूम रहे हैं, हम जाकर देख कर आए, अब पुलिस वाले वहां चारों तरफ घूम रहे हैं। क्या फायदा आप घूमने से? या आप जब हम पहले गए थे करीब 7-8 साल पहले इस प्रतिमा पर, तब आपने कहा था कि हम इनकी पूजा करते हैं, हम इसकी साफ सफाई करते हैं, हम इनकी देखभाल करते हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आज स्थिति ये बताइए कि ये कैसे आई। एक और बात है, पूरा दिल्ली सीसीटीवी के कवरेज में है। सीसीटीवी खंगाल कर इस बात की जानकारी निकाली जाए कि जिन लोगों ने इनको किया है उनके ऊपर पोटा लगाकर उनको देशद्रोह के आरोप में बंद करके और उनका वही ट्रीटमेंट किया जाए। 2 सोटे में वो बता देंगे कि उन्होंने ये किस भावना से किया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगा कराने के लिए किया है, या वो औरंगजेब की नाजायज औलाद हैं, या फिर हमारी ही ऐसी औलादें हैं, हमारे ही ऐसे लोग हैं जो उनको शर्म आती है भारत के अंदर भारतीय कहने पर, सनातनी कहने पर, अपने आप को राणा प्रताप के एहसानों तले दबा रहने पर कहने पर। तो ये बात क्लियर तब होगी जब उनको पकड़कर और सच्चाई सामने ली जाएगी। अब ये गूंगी बहरी सरकारें हैं, ना इन्हें सुनाई देता है, ना इनको ये इन्हें दिखाई देता है, अंधी भी हैं, बहरी भी हैं, और ना ये बोलती हैं। तो इनको बुलवाने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि इनके कान के नीचे सब तमाचा लगे, और जब तमाचा लगेगा तो इनका अपने आप मुंह खुल जाएगा। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, मैं बाकी से किसी से मुझे इतना शिकायत नहीं है जितना शिकायत है अपने आप को राणा प्रताप और क्षत्रिय जाति के वंशज कहने वाले, क्षत्रियों के राजनेता कहने वाले, कि उनके मुंह कब खुलेंगे। फिर वापस वही बात आएगी, फिर इनके चूड़ियां भेजी जाएंगी और फिर इनके जूते की माला पहनाई जाएगी, फिर ये कहेंगे कि मैंने लोगों को उकसा दिया। देखिए, आप 3 दिन हो गए हमें जानकारी मिले, इससे पहले पता नहीं कब का, ये कितने दिन पुराना प्रकरण है, लेकिन 3 दिन के भीतर एक भी राजनेता ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, एक भी चैनल ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, किसी ने भी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को कोई प्रश्न नहीं किया, किसी ने भी गृह मंत्रालय से कोई प्रश्न नहीं किया, पक्ष ने न विपक्ष ने। तो हम ये मान लें कि इस समय हमारे लिए पक्ष और विपक्ष एकदम बराबर है। किसी को यह भ्रम हो कि ये वाला पक्ष ठीक है, वो वाला पक्ष ठीक है, तो उसको निश्चित रूप से गलतफहमी है और उस गलतफहमी को निकाल दे। सारा
पक्ष विपक्ष एक तरफ है और पूरे देश के नागरिक एक तरफ है। इन देश के नागरिकों की मौत पर भी यदि इनकी राजनीति बनती हो तो उसके लिए भी ये तैयार है। इस दिल्ली के अंदर पहले भी दंगा हो चुका है और उस दंगे से ये क्लियर हो चुका है कि वो दंगा किसने भड़काया, और उसके बावजूद न शाहीनबाग वालों को कोई सजा मिली, न दंगा वालों को कोई सजा मिली, न पुलवामा पे अटैक करने वालों को कोई सजा मिली। आज तक ये भी नहीं पता चल पाया कि पुलवामा में वो जो आरडीएक्स आया था वो आया कैसे, और जो डीवाईएसपी देवेंद्र सिंह का प्रमोशन किया गया वो क्यों प्रमोशन किया, जिन अधिकारियों ने उनका प्रमोशन किया उनसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। गृह मंत्रालय ने उसको अवार्ड दिया, गृह मंत्रालय से कोई प्रश्न नहीं हुआ, गृह मंत्री तक को नहीं बदला गया। तो इनकी क्या ये योजना है और सत्ता प्राप्ति के लिए किस हद तक ये जा सकते हैं, ये कोई भी आज तक पता नहीं चला पाया है। ये सारी की सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। राणा प्रताप की प्रतिमा का खंडित होना, पुलवामा पर अटैक होना, और उसके बाद पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देना कि नहीं अब या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे। और ऐसी स्थिति में जब क्षत्रिय लगभग तटस्थ था इस मैटर पर ये बोल नहीं रहा था कि राजनीति द्वारा, राजनेताओं द्वारा जो उकसावा है उसके मामले में उसे तटस्थ रहना चाहिए, तो आज इन्होंने क्या किया है, जानबूझकर, ऐसा मुझे लगता है, ये जरूरी नहीं है कि ये सच हो सकता है कि ये हमारा आकलन हो और ये गलत हो, और मैं भी चाहता हूं कि ये गलत आकलन निकले। हो सकता है कि इन लोगों ने खुद उस प्रतिमा को खंडित किया हो ताकि लोगों के अंदर उबाल आए। ये हमारे सर में टकोड़ा मारकर देखते हैं कि हम जीवित हैं या मर गए। अरे जो पड़ा हुआ होता है ना, उसमें लात दो लात तो सब मारते हैं, लेकिन पड़े हुए में यदि लाठी मारो, लात मारो और उसमें कसमसाहट नहीं हो, कोई प्रतिरोध नहीं हो, तो उसे मुर्दा माना जाता है। और मुर्दे को कोई भी व्यक्ति अपने घर में नहीं रखता है। मुर्दा कितना ही प्रिय हो, कितना ही अच्छा हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, उसकी जगह शमशान में ही होती है और उसको लोग फूंक के आते हैं। आप भी यदि कोई लात मारे, कोई लाठी मारे और उस ठोसे के बाद यदि आप कसमसाते नहीं हैं, कोई प्रतिरोध नहीं करते हैं, आपके अंदर प्रतिहिंसा की भावना नहीं है, तो ये मान लीजिए कि आपको मुर्दा मान लिया गया है। और मुर्दे को निश्चित रूप से कोई सम्मान नहीं दे सकता, कोई घर में नहीं रख सकता, उसको शमशान तक ले जाने का सम्मान होता है। उसकी अर्थी सजाकर शमशान में ले जाकर फूंक देंगे। आपको भी अब फूंकने की पूरी तैयारी हो रही है। आप अपने कुछ तो जवाब दो, कुछ तो लाठी मारने पर प्रतिरोध करो, कुछ तो प्रतिहिंसा की भावना आपके अंदर आनी चाहिए, कोई तो प्रतिक्रिया आपके अंदर होनी चाहिए। आप पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इस फर्क नहीं पड़ने के कारण आज स्थिति यह है, लोग राम को गाली देते हैं, कृष्ण को गाली देते हैं, आपकी परंपराओं को गाली देते हैं, आपकी व्यवस्थाओं को गाली देते हैं, आपकी साधना पद्धति को गाली देते हैं, आपकी आराधना पद्धति को गाली देते हैं, आपकी मान्यताओं को गाली देते हैं, आपके भेष को गाली देते हैं, आपके इतिहास को विकृत करते हैं। और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। आप इसमें आप ये मत समझिए कि केवल उन्हीं लोगों का, उन्हीं राजा महाराजाओं का चरित्र हनन किया गया है जिनका अंग्रेजों के साथ या मुसलमानों के साथ संधि थी। ये उनका भी चरित्र हनन करते हैं जो आजीवन युद्ध और केवल युद्ध लड़ते रहे, जैसे महाराणा प्रताप, जैसे शिवाजी महाराज। ये उनको भी पीछे नहीं छोड़ते हैं, उनके भी दिन प्रतिदिन निश्चित रूप से उनके साथ भी खिलवाड़ करते हैं। मेरा सिर्फ यही अनुरोध है, यदि हमने ऐसे समय में अपने जीवित होने का धर्म नहीं निभाया तो हमें मुर्दा समझकर ये लोग शमशान में फूंक देंगे। अब दोनों बात हैं, यदि ये चीज औरंगजेब भक्तों ने की है तब भी सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको पकड़कर देशद्रोह का मुकदमा चलाए। मैं तो कहता हूं फांसी लगाओ ने उनको, ताकि कुछ लोगों को एक दो बार फांसी लग जाए तो ये प्रक्रिया बंद हो। कभी कोई बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करता है, कभी कोई राणा प्रताप की प्रतिमा को खंडित करता है, कभी महाराष्ट्र में कहीं शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ होती है। ये हमको विचार करना चाहिए कि इन राष्ट्र के प्रतीकों के साथ यदि ये चीज होती रहेगी तो फिर हमारे जीने का क्या फायदा है? हम क्यों इस धरती पर बोझ बने हुए हैं? एक और बात, राणा प्रताप ने इस देश में जो स्वतंत्रता की मिसाल कायम की वो केवल एक जाति विशेष तक नहीं की, पूरे देश के लिए की। लेकिन फिर भी उनके सम्मान की जिम्मेदारी उनके परिवार और उनके समाज की सबसे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि श्राद्ध करने का अधिकार परिवार के लोगों को ही होता है, और श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा पर्व, और श्रद्धा का मतलब होता है उनके प्रति श्रद्धा रखना।
ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी ज्यादा है कि इनके प्रति हम श्रद्धा रखें। इन्हें कोई लेना देना नहीं है, ये किराएदार हैं, आज रहते हैं कल छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आप और हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पूर्वजों के रक्त से ये सारी धरती सनी पड़ी है। आप जानते हो इसमें सौंधी सौंधी खुशबू क्यों आती है? क्योंकि वो हमारे पूर्वजों के रक्त की गंध है, हमारे पूर्वजों के रक्त की खुशबू है, जिसके कारण इसमें सौंधी सौंधी खुशबू आती है। आप भारत के बाहर जाकर किसी धरती पर जाकर सुनकर देखिए, ये सुगंध आपको कहीं नहीं महसूस होगी। क्यों? क्योंकि आपके हमारे पूर्वजों ने इस धरती को इतना ज्यादा रक्त बहा करके सींचा है कि इसके अंदर वो पुष्प बनकर खुशबू पैदा हुई है। और आज हम जिन्होंने ये खुशबू पैदा की, जिन्होंने ये इस रक्त की सौंधी खुशबू पैदा की, उनके प्रतीक चिन्हों को, उनकी प्रतिमाओं का अनादर होते देख रहे हैं और हम बैठे बैठे देखते रहते हैं। ये कौन सा औरंगजेब युग चल रहा है भाई? औरंगजेब ने मंदिर तोड़े थे, औरंगजेब का शासन था। अब राणा प्रताप जी की प्रतिमा टूट रही है, अब किसका शासन है? किसका शासन है? अब तो बहाना यह भी नहीं है कि केजरीवाल का शासन है, अब तो दिल्ली गवर्नमेंट भी आपकी है और केंद्र सरकार भी आपकी है। फिर भी आप यदि चुप बैठकर संवेदनहीन बनकर बैठे हैं तो इस बात को समझने की जरूरत है कि आपको राष्ट्र से नहीं, आपको राज्य से मोह है, आपको सत्ता से मोह है। राष्ट्र, सनातन संस्कृति, धर्म, इतिहास, इससे आपका बहुत पहले आप पल्ला झाड़ चुके हैं। लेकिन हमारे लोग हैं कि समझ नहीं पाते, उन्हें यह समझ नहीं बैठता। आज जीवित समाज कौन है? जीवित समाज है हमारे ये पुरुषार्थी भाई, ये सहभागी भाई, जिन्हें लोग दलित कहते हैं। मैं दलित नहीं कहता। यदि आज भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर इस तरह से अनाचार होता तो उनके नेताओं से पहले ये बाकी जो और सामान्य वर्ग के नेता हैं ये ज्यादा उछल कूद करते। और हमारे समाज में दुनिया भर के संगठन हैं, दुनिया भर के राजनेता हैं, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। ये इस बात का सबूत है कि हम मृत समाज हैं, हम मुर्दा समाज हैं और वो लोग जीवित समाज हैं। वो उनकी कुरान की एक आयत का एक टुकड़ा यदि कहीं बिखर जाए तो पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में हड़कंप मच जाता है। और हम राणा प्रताप की प्रतिमा के खंडित होने पर भी अभी सोच रहे हैं, अभी विचार कर रहे हैं कि नेताजी के साथ पीछे पीछे लगकर किसी छोटा मोटा टिकट का इंतजाम कैसे हो। हम सिर्फ इसके अलावा और कोई चर्चा, कोई बातचीत, कोई लक्ष्य नहीं करते। क्या तुम टिकटों के पीछे लाइन में लगते फिरते हो? अरे मैं वायदा कर रहा हूं तुम्हें मात्र 5 से 10 साल में सत्ता पे बैठा दूंगा, पर तुम अपने स्वाभिमान को तो जगाना सीखो। स्वाभिमान तो मार के बैठे हो और याचक बनकर टिकट 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 करते फिरते हो, जैसे बस में कंडक्टर हो। आप स्वाभिमान जगाइए, किसी टिकट पिकट नहीं, आप स्वयं टिकट बांटने वाले बन जाएंगे, जैसे कांसीराम जी ने अपने लोगों को तैयार कर दिया। पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपना स्वाभिमान जगाना पड़ेगा और इस तरह की हरकतों पर रिटिलेट करना पड़ेगा। प्रतिहिंसा की भावना दिखानी होगी, प्रतिक्रिया देनी होगी, कड़ी, तीव्र और ऐसा सबक सिखाना होगा कि दोबारा करने से पहले आदमी 10-20 बार सोचें। मां पद्मावती पर फिल्म बनाई, आपने 2 थप्पड़ लगा दिए हमारे युवाओं ने। अभी तक यहां ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किसी जगह पर उनका और पकड़ा क्यों नहीं गया? उन्हें चिन्हित क्यों नहीं किया पुलिस ने? ये चीज पर विचार करने की जरूरत है। यदि आपको बात समझ बैठ गई हो तो इस पर कुछ सोचिए, कुछ करिए। यदि अपन ने कुछ किया नहीं ना तो आगे आने वाला इतिहास हमें नकारा कहेगा, हमारी नपुंसकता को धिक्कारेगा। जय रघुनाथ जी की जय। छात्र